हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। और आज से पहले हमने जो पढ़ा था वो फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर, यूनिट नंबर 4th, क्लास 11th। तो हमारा जो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वर्क होगा। देखिए, वर्क डन जो होता है, वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म। आप लोग जनरली देखते हो, वर्क के बारे में बातें भी करते हो, लेकिन जो आप लोग जो रूटीन की जो बातें होती हैं, रूटीन में जो आप लोग बताते हो कि वर्क डन है, ये काम किया हमने, ये काम किया हमने, जरूरी नहीं कि फिजिक्स के हिसाब से भी वो वर्क डन कंसिडर किया जाए। तो साइंस के हिसाब से भी देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन कुछ डिफरेंट होती है, किससे जो आप लोग जनरली वर्क डन को सोचते हो। जैसे वर्क डन जो है या वर्क जो होता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप कह सकते हो कि वर्क डन क्या होता है। देखिए, आप काम करने के लिए क्या करेंगे, मान लो देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई वस्तु है, हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स का जो इफेक्ट था, वो फोर्स का प्रभाव क्या था कि बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव कर गई, मतलब बॉडी डिस्प्लेस होके आ गई यहाँ पर। तो आपने एक तो फोर्स लगाया, एक तो फोर्स वेक्टर हो गया आपके पास, और दूसरा बॉडी डिस्प्लेस हुई है, तो दूसरा जो वेक्टर आया वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो वर्क डन जो है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का मतलब मैं उम्मीद करूंगा जान चुके हो, डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट बुलाते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब आपके कहने का मतलब है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, W जो था ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, रिप्रेजेंट करता है, F जो है वो फोर्स वेक्टर है, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैंने वर्क डन के ऊपर एरो नहीं लगाया, इसका मतलब ये होता है वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये हमें पता है जब भी कोई भी क्वांटिटी आप लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट से यदि देते हो, तो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर का, उसका आंसर जो आएगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, स्केलर होगा, वो एक वेक्टर नहीं होगा। तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर्स थे उनका आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, और डॉट प्रोडक्ट जो देगा वो क्या देगा, वर्क डन देगा। और डॉट प्रोडक्ट है तो फिर वर्क डन कैसा है, वो कैसा है, स्केलर है। अच्छा, ये बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी कि वर्क डन यदि आप लोग फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी बात यदि करें तो आप लोग और भी कह सकते हो कि इफ वी अप्लाइज वर्क इज सेड टू बी डन इफ a force is applied on the body, force is applied on body and the body displaces through a distance। ठीक है, बिल्कुल आप थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट होने की कोशिश करें, गारंटेड आपको समझ में आएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेके चल रहे हैं हम, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है कि वर्क डन। आपको आज लोगों को सिर्फ यही कंसेप्ट समझना है कि वर्क डन क्या होता है। और वर्क डन यदि स्पेशली मैं बात करूं तो मैं कांस्टेंट फोर्सेस के लिए अभी आपको बताऊंगा। यदि वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्सेस, अभी तक हम कोई भी वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल रही हो, इस प्रकार के फोर्स का कोई एग्जांपल आज नहीं करेंगे। हम करेंगे सिर्फ कांस्टेंट फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन कहता है कि कार्य किया हुआ होगा इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, कि आप किसी वस्तु के ऊपर कोई फोर्स लगाएं एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ज्यादा मतलब तंग करने वाली बात नहीं है इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आप लोग ये सिंपली कह सकते हो कि तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स in direction of displacement,
इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया आपका वर्क डन। बात बिल्कुल क्लियर है, एग्जैक्टली जो पहले बात बोली गई है वही चीज ये है। आप इसको मतलब थोड़ा सा भी ये कह दो कि आप वर्क डन को ऐसे डिफाइन करोगे तो भी बात सेम है, यदि आपने वर्क डन को इस प्रकार से डिफाइन किया तो भी क्या है, सेम है। कैसे सेम है? मैंने कहा कि वर्क डन जो था कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, आपने कहा कि आप कोई फोर्स लगाएं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए। जरूरी नहीं कि आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स ही उठा के चलें, आप लोग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी ले सकते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। मैंने कहा वर्क डन जो बराबर है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो एग्जांपल उठाते हैं इसका, या आप लोग डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। कंसीडर ए सिचुएशन इन विच ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी लाइक दिस। एफ फोर्स उसके ऊपर लगा दिया गया है। ठीक है, डायरेक्शन आपको क्लियरली वहां पर विजिबल है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। सच दैट द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस। मान लिया हमने कुछ देर के बाद बॉडी थी यहां पर, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज एस। ठीक है, हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क डन जो था, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहां एक चीज देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, ये आपका फोर्स वेक्टर है, दोनों की टेल जुड़ी हुई है, दोनों ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ये जो एंगल था बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा क्या है? थीटा एंगल है किसके बीच का? बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो यहां यदि मैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ एंगल उसका थीटा आया, वेक्टर क्वांटिटी को रिजोल्व किया जा सकता है दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट तो ये वाली लाइन है, इसके साथ जो ये जो लाइन थी जिसके साथ इसने एंगल बनाया, उधर हमेशा वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आएगा? जो वो कंपोनेंट जो को जिसके साथ cos थीटा हो, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आया? f sin ऑफ थीटा। तो दोनों आपके पास मिल गए हैं, कंपोनेंट पता चल गया, आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता है, तो आपको चाहिए वर्क डन W इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेक करना एक बार। बॉडी यहां थी, फोर्स हमने ऐसे लगाया, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस इधर हुई है। तो आप थोड़े से भी समझदार है ना, तो ये बात आप क्लियरली बता सकते हैं कि यहां इस बॉडी को इस सिचुएशन से, यहां इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मूव करवाया, तो कौन से फोर्स के कारण हुआ? आप ये चीज आराम से बता सकते हो। देखिए, फोर्स को हमने उसके टुकड़े कर दिए, दो कंपोनेंट्स कर दिए हैं। एक कंपोनेंट था f cos थीटा, एक कंपोनेंट था f sin थीटा। तो आप ये देखिए कि यदि बॉडी डिस्प्लेस हुई है इन दिस डायरेक्शन, तो कंट्रीब्यूशन कौन से कंपोनेंट का था? फोर्स के कौन से कंपोनेंट का था? f cos थीटा ने इसको इधर खींचा, f sin थीटा तो उसको ऊपर खींचने वाला था। क्लियर बात? तो यहां जो फोर्स जो था, जिसने ये बॉडी को के अंदर जो s जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, उसको डिस्प्लेसमेंट किया उस बॉडी को, वो फोर्स कौन सा है? दैट इज f cos थीटा। तो आपने लिया फोर्स कितना लगाया? f cos थीटा लगा इस पे, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। देखिए, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इनटू क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। और w इज इक्वल टू थीटा क्या है? एंगल है किसमें? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का। एंगल किसके बीच का है? ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का। अब यदि आप लोग डेफिनेशन यदि आप लोग चेक करोगे, तो f s cos of theta and we may also write f dot s। क्लियर? तो देखिए, आपकी जो डेफिनेशन थी उससे आप लोग यहां भी पहुंच गए हो। ये चीज क्या है? सो सिंपली यदि आप कहते हो कि वर्क की डेफिनेशन है कि इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन बाय दिस डेफिनेशन वी कैन गेट दिस वन आल्सो। आप यहां भी पहुंच गए हो कि वर्क डन किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है। अच्छा, हम एक दूसरी सिचुएशन और भी कंसीडर करते हैं। यदि आप ये कोशिश करें कि देखिए, मैं यदि इसी सिचुएशन को दूसरी तरीके से लिख देता हूं कि मैं, देखिए, वर्क डन को मैं लिखता हूं फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
घुमा रहा हूं मैं, घूमना मत पर। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जी इसके ये डेफिनेशन यदि लिख दी जाए तो क्या होगा? तो देखिए सिचुएशन सेम कंसीडर करूंगा मैं, बिल्कुल सेम सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। यदि ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये इसके साथ जो फोर्स वेक्टर था उसके साथ थीटा एंगल बनाता है, इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेस कोस ऑफ थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट का आया कौन सा आ गया? एफ साइन ऑफ थीटा। भाई परपेंडिकुलर होंगे ना, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, जो कोस थीटा का कंपोनेंट है वो किसकी परपेंडिकुलर होगा? साइन थीटा कंपोनेंट की। तो यहां पर देखिए फोर्स कितना लगा है? एफ, और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल्स टू एस कोस ऑफ थीटा, एंड वी गेट अगेन एफ डॉट एस। क्लियर हुई बात? तो ये था आपका वर्क डन जो था वो कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो आपको जब भी आपको कांस्टेंट फोर्सेस के कारण वर्क डन की निकालने की जरूरत पड़ती है तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा लगता है फोर्स का, दोनों का प्रोडक्ट कर दें। किसका? दोनों का किसका? डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट है उसका। या फिर आप क्या करो, रिजोल्व कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हिसाब से क्या निकल जाएगा आपका कि वर्क डन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे कि फोर्स ले लेंगे और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, सॉरी गलत था, फोर्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, मतलब वो कंपोनेंट्स आप लोगों को लेने हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर है? तो ये था वर्क डन का बेसिक कंसेप्ट था कि वर्क डन क्या होता है। बाकी आप लोग ये चीज आराम से कर सकते हो यूनिट वगैरह, क्योंकि इनको इजीली हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग जनरली ये चीज बोलते हो कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लास्ट टाइम हमने वीडियो करे थे जिसके अंदर आप लोगों ने वर्क ऑन रफ सरफेसेस के ऊपर पढ़ा था, उसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जी डायरेक्ट क्यों कर लिया? आपकी बार तो आपने बहुत सा इसके बारे में बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि भी कंपोनेंट आपको लेना है, लेकिन हम कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि डायरेक्ट इसको ले लेते हैं वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की, जी फोर्स लगा वो ठीक है। लेकिन देखिए ये जो सिचुएशन आती है ये थोड़ा सा जैसे स्पेशल केसेस की तरह आप लोग बढ़ने वाले हैं। इन दैट केस यू कैन अंडरस्टैंड इन विच केस वी विल यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला अलग नहीं है, ये जरूर ध्यान दें, फॉर्मूला वही है जो ये है वो यही है। जैसे कैसे निकाल सकते हो आप लोग इसमें? तो फॉर्मूला दोनों सेम है, उसके लिए क्या करने वाले हैं हम, देखिए कि आप लोगों को ये कहा कि W जो है वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू Fs कोस ऑफ थीटा। मैंने डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया है और ओपन किया तो थीटा कोस लगेगा। F थीटा क्या है? थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच, तो ये है Fs कोस ऑफ थीटा। अब बात ये आती है यदि हम लोग कहें कि वर्क डन जो है पॉजिटिव भी आ सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी आ सकता है और वर्क डन जीरो भी हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। कई बार ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि वर्क डन कैसा है, या फिर कई बार बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनके साइन के अंदर है ना थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं वो। जैसे बुक में आपको दिया गया -200 जूल, आप लोगों का निकल रहा है 200 जूल, तो उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा कि वर्क डन कब पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है, कब जीरो होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए यदि मैं कहूं कि आप लोगों को ये चीज पॉजिटिव चाहिए, Fs cos थीटा जो था, Fs cos थीटा जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है पॉजिटिव वर्क डन के लिए, मतलब फॉर पॉजिटिव वर्क डन आप लोगों का कोस थीटा क्या हो? पॉजिटिव हो ना, कोस थीटा भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। देखो कोस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक इंक्लूडिंग -1 एंड 1 कहीं भी लाई कर सकती है, इनके बाहर आपको कहीं भी वैल्यू नहीं मिलेगी। मैथमेटिक्स के बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये उसकी रेंज है, कोस किसकी? कोस फंक्शन जो होता है। लेकिन जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिए कि -1 से लेकर 1 से बाहर नहीं जाएगी। तो ये देखिए -1 0 इसके बीच की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है कोस थीटा की, लेकिन ये वैल्यू कब आएगी?
और 0 से लेकर 1। अब आप लोग यदि यहां नजर डालते हैं तो आप चाहते हो कि ये चीज पॉजिटिव हो, तो आपका कोस थीटा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कोस थीटा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और कोस थीटा यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये फिर से थोड़ा मैथमेटिक्स की बातें हैं। तो आप लोग ये देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैं मेडिकल के लिए थोड़ा स्पेशली फोकस कर रहा हूं इसको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट है आपके पास। ये एंगल बनता है 0, ये आप लाइन 0 डिग्री को माने, ये 90 डिग्री तक आ गया, ये आ गया आपका 180 डिग्री तक आ गया। तो आप ये देखिए कि इस जो क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो कोस हो, साइन हो, टेन हो, कोटेंजेंट हो और सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, वो सारे पॉजिटिव होते हैं किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन यहां जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर साइन और कोसिकेंट जो है दैट आर पॉजिटिव, और ऑल अदर जो बच गए टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोस, कोसिकेंट, सॉरी सीकेंट और कोस, ये भी सारे क्या होते हैं? ये सारे नेगेटिव होते हैं। सिर्फ 2 ही फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। अब देखिए आप लोग, यदि एंगल जो है थीटा, थीटा 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 किसके बीच का एंगल है? एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। यदि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, ये इस क्वाड्रेंट में रहता है, इस क्वाड्रेंट में रहता है, तो कोस थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। इससे आगे बढ़ गया, इससे 90 जो बन रहा था एंगल, इसको जैसे ही जंप करेगा वैल्यू उसकी नेगेटिव आएगी, वैल्यू उसकी क्या आएगी? नेगेटिव। तो आपको क्या चाहिए कि यू but to keep the work done positive so that cos theta should be positive and theta should less than 90 डिग्री नीचे रहे, ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहे। क्लियर हुई बात? तो यहां ये कहता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, सॉरी ये बार बार बता रहा हूं मैं तो, लेकिन यहां जो अपना जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट आया कि थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, मतलब एंगल क्या हो? अक्यूट हो। एंगल क्या हो? अक्यूट हो। 0 से लेकर 90 के बीच में वैल्यू यदि रही तो आपका वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। और यदि इससे बाहर आपकी वैल्यू जाती है, 90 से ऊपर यदि आपकी वैल्यू जाती है, इन दैट केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। कैसे? क्योंकि यहां वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। तो सीधा आपके पास आ गया कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब होगा जी एंगल अक्यूट होगा। अक्यूट, क्यूट, अक्यूट है ना। तो नेगेटिव, नेगेटिव कब रहेगा? जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। जीरो कब होगा? जीरो, जीरो, जीरो कब होगा? W बराबर एफ एस कोस ऑफ थीटा। 3 चीजें, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, थीटा, कोस थीटा, सॉरी, 3 चीजें, 3 चीजों का प्रोडक्ट 0 है। ध्यान दें, मल्टीप्लीकेशन 0 का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इज इक्वल्स टू 0, कि तीनों में से कोई तो एक ऐसी चीज है दैट इज इक्वल्स टू 0, जो 0 के बराबर है। चाहे वो फोर्स आइदर F इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0। फोर्स 0 मतलब आप लोग खड़े हो, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया नहीं, तो काम क्या करा? कोई वर्क डन नहीं है, 0 वर्क डन आएगा। डिस्प्लेसमेंट, मैं लग रहा हूं दीवार को धक्का लगाने के लिए, वर्क डन कितना? 0। क्यों? मैं तो फोर्स लगा रहा हूं लेकिन दीवार नहीं जा रही कहीं भी। दीवार का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। ठीक है। अब वो दूसरी बातें हैं कि वो जो हमने जो एनर्जी इसके ऊपर जो खर्च की है, वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो एनर्जी, वो दूसरी बातें हैं कि वो इसके अंदर किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती हैं। लेकिन फिलहाल हम वर्क के बारे में बात कर रहे थे कि फोर्स 0, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया बॉडी के ऊपर, वर्क डन 0 आया। बॉडी मूव नहीं करती है, एग्जांपल आपके सामने है, तो भी फोर्स नहीं लगाया। cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आप लोगों को ये जरूर देखना है कि एंगल यदि 90 डिग्री का बन जाता है तो फिर वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब बॉडी इधर जा रही है, फोर्स आप लोग इधर लगा रहे हो, तो इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना है? 0 है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका बहुत ही पॉपुलर सा एग्जांपल है कि कुली जो होता है, वो जब किसी भी सामान को उठा के ले जाता है, कोई भी लोड उसके सर पे होता है,
तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 है। कैसे? ये इधर जा रहा है, यहां इसके सर पे एक लोड है रखा है, तो ये 0 कैसे है? देखिए कुली, ये इसका वेट जो था इस लोड का वो किधर लगेगा? mg वेट, नीचे डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और कुली ने इसको लिफ्ट किया, कुली ने इसको लिफ्ट कर रखा है ऊपर की तरफ, मतलब कुली ने जो फोर्स लगाया वो ऊपर की तरफ लगाया, क्लियर है ना? अब कुली ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, बॉडी किधर जाएगी? जिधर कुली मूव करेगा। तो ये जो फोर्स जो लगाया, जो कुली के द्वारा फोर्स लगाया, उसके कारण वक्त कितना आ रहा है? 0, क्योंकि एंगल कितना बनता है इनके बीच का? 90 डिग्री। ठीक है ना? वो अलग बात है। देखिए कोई ना कोई फोर्स तो कुली इधर भी लगाता है जिसके कारण वो आगे मूव करता है, उस फोर्स ने वर्क डन किया है, लेकिन इस फोर्स ने वर्क डन। बहुत बड़ी सिचुएशन में आप लोग इसमें फंसने वाले हो कि आपको ये चीज जरूर चेक करनी पड़ेगी कि आप कौन से फोर्स के कारण वर्क डन को निकाल रहे हो। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्क डन आ सकता है, क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इसको चेक करें। तो ये था वर्क डन के बारे में, छोटी छोटी बातें थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये बातें कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0। मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है। अब देखो एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं कि जी एग्जाम्पल जैसे हमें इसका मिला है कि 0 वर्क डन कब होगा, कोई भी कुली जो है वो वेट को आगे लेके जाता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क डन। यदि आप लोग क्या कहते हैं, देखिए F आपने फोर्स लगाया, F बॉडी मूव कर गई इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल कितना बना? 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल, और W आ गया Fs cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू F into S। आया कि नहीं आया फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप डायरेक्ट इस चीज को कब यूज कर सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यदि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो। घबराने की बात नहीं है, मैंने जो फॉर्मूला बताया था यही था कि फोर्स का कंपोनेंट ले लो आप लोग, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इनटू डिस्प्लेसमेंट हम इसको क्या करते हैं? एक साथ मल्टीप्लाई ही करते हैं। यदि मैं इस चीज को लिखने में नहीं लिखता हूं तो सिर्फ क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप समझे कि फोर्स कौन सा है? ये फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स है, तब आप इस चीज को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कोस थीटा आपका खत्म हो जाएगा यदि आप फोर्स सिर्फ वो लेते हो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, क्लियर? नेगेटिव वर्क डन कैसे हो सकता है? नेगेटिव का देखो 180 डिग्री बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि ऐसा सिचुएशन हो कि जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स इधर लगाऊं और बॉडी इधर जाए। थोड़ा एक बार सोचने में ये थोड़ा सा गंभीर लगता है कि नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोर्स आप लगा रहे हो और फोर्स से अपोजिट कैसे मूव करती है बॉडी। तो ध्यान दें आप लोग कि मान ले कोई कार है, कार आगे चलती है, उसका इंजन उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है, फोर्स लगाता है उसके ऊपर, और आप उस कार को, चलती हुई कार को पीछे खींचने की कोशिश करते हो। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? आपने फोर्स लगाया उसको पीछे खींचने के लिए, लेकिन कार तो मूव करती है इधर, तो वर्क डन बाय यू इज नेगेटिव। वर्क डन बाय यू इस फोर्स के कारण, जो ये जो फोर्स था ना F जो आपने लगाया वो किधर आ गया? Fs cos ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इनमें एंगल कितना? 180 डिग्री। cos ऑफ 180 इज इक्वल टू माइनस F into S। लेकिन फोर्स जो इंजन तो इधर लगाता है ना, स्मॉल f क्या है? इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स। यहां वर्क डन पॉजिटिव है बाय दिस फोर्स। ये चीज थोड़ा समझने में जरूर ध्यान रखें। यहां आपने दो सिचुएशन देखी हैं, एक तो आप उसको पीछे खींचते हो, एक उसका इंजन उसको फॉरवर्ड पुश देता है। तो इंजन के द्वारा तो पॉजिटिव हुआ है वर्क डन, क्योंकि इंजन का फोर्स आगे लग रहा था, इंजन का उस कार का डिस्प्लेसमेंट भी आगे था। आपका फोर्स पीछे लगता था, लेकिन कार जा रही थी रिजल्टेंट फोर्स की तरफ, इधर इंजन के फोर्स की तरफ। तो आपके फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। यदि आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो यू आर मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो आपने जो वर्क डन किया वो कितना किया? F into S, डिस्प्लेसमेंट S है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो टेंजेंशियली लगेगा ना इसके ऊपर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, मान लो बॉडी इधर गई, आपके फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इस फोर्स के कारण वर्क डन क्या आएगा? cos ऑफ 180। तो आपको ये चीज चेक करनी होगी कि आप कौन से फोर्स के द्वारा चेक किया जा रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव किसके द्वारा। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक ही बॉडी के ऊपर बहुत से फोर्सेस लग रहे होंगे,
और आपको लगेगा कि भाई कौन से फोर्स के द्वारा, और वो पूछेगा पर्सनली इस चीज को पूछ लेगा कि वर्क डन जो है पॉजिटिव आया नेगेटिव आया कैसे आया। चलो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेंगे हमें। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स जो थोड़े अच्छे आएंगे उसके। अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन के लिए हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो देयर इज ए क्वेश्चन, जैसे मेरे पास है 10 किलोग्राम ब्लॉक प्लेस्ड ऑन, देखिए मैं साथ साथ स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं और उसी के साथ साथ आप लोग लिख लेंगे ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। मास दे रखा है 10 किलोग्राम ब्लॉक है, 10 केजी ब्लॉक, हाँ। ए 10 किलोग्राम ब्लॉक प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज बीइंग पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, मतलब उस प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर ये रखा गया है, इज बीइंग पुल्ड बाय ए फोर्स, उसको खींच लिया गया है, एक फोर्स से खींचा गया, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। देखिए ये बता दिया गया 50 न्यूटन है, ये 10 केजी का है ब्लॉक। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का दैट इज 0.4। यहां जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन, ना कोई यूनिट नहीं होती इसकी। Find work done by each individual force acting on the block over displacement of 5 meter. S is given 5 meter. Find the work done by each individual force. बात को ध्यान से सुने। Find the work done by each individual force. देखिए मैं बनाऊंगा सिर्फ FBDs का सबसे पहले, तो ये G 100 न्यूटन that is equals to W से नहीं लिखने वाला हूं मैं इसको, क्योंकि हम उससे वर्क डन को शो करेंगे, तो कुछ भी लगा लो इसका, mg लिख देते हैं बस। mg जो फोर्स है वेट इसका दैट इज 100 न्यूटन, और ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन थी। नॉर्मल रिएक्शन सिंपली किसके बराबर, 100 न्यूटन के बराबर होगी, क्योंकि बॉडी की ना अपवर्ड मोशन है ना डाउनवर्ड मोशन है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस करते हैं तो जितना डाउनवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगता है उतना इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है। और F किसके बराबर आ गया, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। F क्या है, 50 न्यूटन का फोर्स। अब इंडिविजुअल फोर्सेस देखिए, आपको कह सकते हो वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट, वेट के द्वारा कितना काम किया गया, वर्क डन बाय वेट, ओके, वेट के द्वारा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना था, या मैं ले सकता हूं mg कितना है, fs cos ऑफ थीटा, आपको ये चीज चेक करनी है बस। तो F कितना, F है फोर्स है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर का, और कोस ऑफ थीटा, थीटा एंगल चेक किए, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये 5 मीटर बॉडी का, यहां बॉडी आ गई है, तो यहां एंगल देखिए वेट और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री, कोस ऑफ 90 दैट इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जो r है, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, वो भी कैसे निकालेंगे, 100 है इंटू 5 इंटू कोस ऑफ, वो अपवर्ड है तो परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन भी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो कोस ऑफ 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फोर्स ऑफ जो अप्लाइड फोर्स था उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ, Fs कोस ऑफ थीटा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, F कितना आया 50 न्यूटन, 5 मीटर, कोस ऑफ 0 50। ओके, एक फोर्स और भी लग रहा है इसके ऊपर, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, हम उससे भूल के चल रहे थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रफ सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है, बॉडी इधर मूव करती है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू के इंटू आर, और F इज इक्वल टू म्यू के कितना था 0.4, R कितना था 100, कितना आ गया 40 न्यूटन, और इसके कारण वर्क डन कितना आएगा 40 न्यूटन, ये आ गया 40 न्यूटन जो है फ्रिक्शनल फोर्स। और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स WF, फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कोस ऑफ थीटा। यहां चेक करना, थोड़ा सा चेक करना, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर है, और ये आ गया 180 डिग्री। तो कोस ऑफ 40 इंटू 5 इंटू कोस ऑफ 180 कितना आएगा, कोस ऑफ 180 डिग्री -1 -200 जूल, यहाँ प्लस 250 जूल
यहाँ -200 जूल, इन दोनों केसेस के अंदर 0। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोगों को इन चीजों को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है? और भी इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं, जैसे है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज बीइंग ब्रोट डाउन बाय ए स्ट्रिंग। अभी मैं बहुत जल्दी इसको करवाने वाला हूं क्योंकि जल्द ही ये टाइम ओवर हो जाएगा इसका, तो थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको आइडिया देता हूं, आप लोग निकाल के जरूर बताना इसको कि यहाँ एक सिचुएशन है, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज बीइंग ब्रोट डाउन बाय ए स्ट्रिंग। ये कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है और बीइंग ब्रोट डाउन बाय, ये मास 2 किलोग्राम का है, 2 kg का है। इन ड्रॉपिंग डाउन कह रहा है कि इफ द ब्लॉक एक्वायर्स स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, एक्वायर्स इफ द ब्लॉक एक्वायर्स स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन ड्रॉपिंग डाउन। ड्रॉपिंग डाउन मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, कुछ देर बाद ये ब्लॉक यहां होगा ड्रॉप करता हुआ, ड्रॉपिंग डाउन। एक्वायर्स स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, यहां उसकी स्पीड कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? और ये डिस्टेंस उसने कवर की है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इन दिस प्रोसेस। आप लोगों को निकालना है वर्क डन स्ट्रिंग ने कितना किया। तो सबसे पहले ये चीज चेक करने की है कि स्ट्रिंग ने उसके ऊपर फोर्स कितना लगाया। तो यदि आप लोग इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हो तो 20 न्यूटन नीचे, ऊपर कितना है टेंशन T, ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, किसी एक्सेलरेशन से जाएगा ना, तो कोई भी उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। टेंशन देखियो, आपने स्ट्रिंग ने जो फोर्स लगाया T लगाया उसके ऊपर, तो T स्ट्रिंग के द्वारा वर्क डन मतलब टेंशन के द्वारा वर्क डन निकालना। अब देखिए यहां आप लोगों के पास सिचुएशन है, आप लोग v² - u² = 2s को यूज करें। ओके, मैं सिर्फ आपको अब की बार हिंट दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन कर लेने का, आप मुझे उम्मीद है करोगे इसको। आप यहां से एक्सेलरेशन निकालें कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना था। जब आपको ये पता चलेगा तो ध्यान दें, ब्लॉक नीचे जाता है, आप लोग T - 20 न्यूटन = 2a। इससे आपको टेंशन पता चल जाएगी कितनी है, इससे आपको क्या पता चलेगी, टेंशन की वैल्यू इसमें से पता चलेगी। मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को करें और जरूर से जरूर आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है? मैं वेट करूंगा आपके इस आंसर की, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी के कारण मैं इसको पूरा नहीं करवा पा रहा हूं। तो आपको देखिए फिर से ध्यान दिलाता हूं मैं, आप इस इक्वेशन को यूज करें, एक्सेलरेशन निकालें, जो इक्वेशन बनती है उससे आप लोग टेंशन निकालें, और वर्क डन निकालने के लिए टेंशन का फोर्स स्ट्रिंग के द्वारा निकालना। स्ट्रिंग का फोर्स कौन सा, टेंशन का, डिस्प्लेसमेंट cos ऑफ थीटा, ये चीज आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी, थीटा किधर है। प्लीज माइंड द साइन कन्वेंशंस इन दिस क्वेश्चन, आपको जरूर ध्यान रखना है थीटा किधर है।